वेलकम बैक टू परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, उत्तर प्रदेश वीडियो 2022 जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसकी प्रैक्टिस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट। और उसमें जो है हिंदी का ये तीसरा सेट है। अब तक 2 कंप्लीट किए जा चुके हैं। प्लेलिस्ट पे जाके आप अच्छे से उसे देख सकते हैं। आइए, इसमें टोटल 50 प्रश्न हैं। आपके कितने सही होंगे लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको टेस्ट पेपर कैसा लगा यह भी सुझाव जरूर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं? पत्र के संबंध में अभिवादन जो है किसे कहा जाता है? तो अभिवादन जो है शुभाशीष को कहा जाता है। शुभाशीष, शुभाशीष यह पत्र में कहाँ लिखा जाता है, कौन से पत्र में? तो ऐसे पत्र जो अपने से छोटे लोगों को लिखा जाता है उसमें शुभाशीष का जिक्र किया जाता है। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? तो टोटल 4 खंड में विभक्त किया गया है। अच्छा, ये चारों खंड कौन कौन से हैं? तो पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्तिकाल, और तीसरा जो है वो है रीतिकाल, और चौथा जो है वो है आधुनिक काल। 4 खंडों में विभाजित किया गया। चलिए नेक्स्ट है, कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? कवि जो है किसका एक वचन है? तो इसमें देखिए कविगण जो है यह बहुवचन है, इसी का जो है एक वचन है कवि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत्त है? संवृत्त स्वर कौन सा है? अच्छा, संवृत्त स्वर जो है वह कौन सा स्वर होता है? तो उच्चारण में मुख का छिद्र जो है वो लगभग बंद रहता है मुख, और बहुत मतलब धीमे से उच्चारण किया जाता है मुख बंद रखने के बाद भी। तो ऐसे कौन से स्वर हैं? तो ये ई और उ वाले स्वर जो हैं ये मुख बंद करके निकाले जाते हैं, इन्हें ही संवृत्त स्वर कहा जाता है। तो इसमें छोटी ई है, तो यही है संवृत्त स्वर। नेक्स्ट है, सन्यासी की शुद्ध वर्तनी क्या है? देखिए ये इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में आ चुका है सन्यासी। तो सन्यासी सही कौन सा लिखा जाएगा? तो ऑप्शन सी देखिए, सन्यासी। ऊपर बिंदी भी रहेगी और आधा न भी रहेगा, यही है सन्यासी सही। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा है? तो वो है अध्ययन। अध्ययन जो है कैसे लिखा जाएगा? अध्ययन, 2 बार यह पूरा रहेगा, यही होता है अध्ययन। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है, सावधान का सही संधि विच्छेद क्या है? तो सबसे पहले इसका संधि विच्छेद करते हैं। क्या होगा? स प्लस अवधान बराबर क्या होगा? सावधान। अच्छा, दोनों जगह जो है छोटे छोटे स्वर मिलके आ बना रहे हैं, आ की मात्रा अर्थात दीर्घ स्वर बना रहे हैं, तो इसमें दीर्घ स्वर होगा। तो सही जवाब जो होगा वो होगा स प्लस अवधान, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, दिगंबर का सही संधि विच्छेद है। दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो दिक प्लस अंबर बराबर दिगंबर होगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रातों रात शब्द में समास है। रातों रात शब्द में कौन सा समास है? देखिए, रातों रात अर्थात रात ही रात, इसमें क्या है? अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट है, सतसई किस समास का उदाहरण है? सतसई, देखिए सबसे पहले ये देखते हैं सतसई का अर्थ क्या होता है। सतसई का अर्थ होता है 700 दोहों का संग्रह क्या होगा? द्विगु समास। द्विगु समास की खासियत क्या होती है? पहला पद संख्या होता है, संख्या। चलिए नेक्स्ट है, प्रज्ञा में उपसर्ग लगा है। कौन सा उपसर्ग लगा है? उपसर्ग कहाँ लगता है? उपसर्ग शब्द के पहले लगता है, और प्रत्यय जो है शब्द के पीछे लगता है। प्रज्ञा में कौन सा लगा है उपसर्ग? प्र उपसर्ग से बना है प्रज्ञा। अच्छा, प्र उपसर्ग के और भी क्या है? तो प्रकाश जैसे हुआ, यह भी उसका एग्जाम्पल हुआ। प्रख्यात, प्रचार, प्रबल, प्रभु, ये सब इसी के शब्द हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? किसमें उपसर्ग नहीं लगा है? चलिए देखिए, इसमें दूसरा क्या है? प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा में क्या लगा है?
प्रति। और संस्कार में क्या लगा है? संस्कार में सम। और अगर अधिकार की बात की जाए तो यहाँ क्या लगा है? अधि। अधि उपसर्ग से बना है अधिकार। प्रश्न में जो है कोई उपसर्ग नहीं लगा है। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बैठक में कौन सा प्रत्यय लगा है? प्रत्यय अर्थात कहाँ लगेगा? पीछे। बैठक में कौन सा लगा है? क प्रत्यय लगा है बैठक में, तब जाके बैठक बना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम कौन से होते हैं? जो संस्कृत के शब्द सीधे समाहित किए जाते हैं, संस्कृत के शब्द होते हैं। और तद्भव जो है वो देसी शब्द, देशज शब्द होते हैं। देसी नहीं होते, देशज शब्द होते हैं जो संस्कृत से तोड़ के बनाए जाते हैं। तो उसके बाद इसमें देखिए तत्सम पूछा गया है कि कौन सा है, तो तत्सम जो है अग्नि है। अग्नि यह तत्सम है। इसका तद्भव जो होता है आग होता है, आग। और जो सभी दिए हुए हैं सब जो है तद्भव हैं। तपसी, तपसी जो है इसका तत्सम क्या होगा? तपसी का तत्सम, तो तपसी का तत्सम जो होता है तपस्वी, तपस्वी होता है। और जत्था, जत्था जो है इसका तत्सम क्या होगा? जत्था का तत्सम जो है वो यूथ होता है, यूथ। और थोड़ा, थोड़ा जो है ये तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? स्तोक, स्तोक मीन्स होता है थोड़ा। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। अग्नि जो है यह तत्सम है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? इसमें से एक तद्भव नहीं है, तो वह कौन सा है? देखिए तद्भव तत्सम पहचानने का ना एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। तद्भव जो है, जहाँ चंद्रबिंदी आप देखेंगे ये मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम आपको क्या होंगे? ये तद्भव होंगे, तद्भव। तो इसमें देखिए दांत और आँख ये तद्भव ही हैं। कान जो है यह भी तद्भव है, क्योंकि इसका तत्सम क्या होता है? कर्ण होता है, कर्ण। तो इसमें पूछा गया कौन सा तद्भव नहीं है अर्थात तत्सम कौन सा है, तो ये अधर है, अधर है। दांत का तत्सम क्या होता है? दंत होता है, दंत। और आँख का अच्छी। तो सही जवाब हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी बन रहा है। बाकी और क्या है वो हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं, घोड़ा शब्द का तत्सम रूप क्या है? घोड़ा का तत्सम रूप देखिए घोटक, घोटक होता है घोड़ा का तत्सम रूप। अच्छा यहाँ पे देखिए अश्व दिया है। अश्व क्या है? अश्व पर्यायवाची है, पर्यायवाची किसकी है? घोड़े की। घोड़ा, अश्व, घोटक ये सब पर्यायवाची हो गए। और देखिए ये दिया है घट। घट जो है एक तत्सम शब्द है। इसका जो तद्भव होगा वो क्या होगा? घड़ा। घड़ा को जो है घट कहा जाता है तत्सम रूप में। नेक्स्ट है, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें जो है निडर, निडर जो है यह एक तद्भव शब्द है। अच्छा निडर का तत्सम क्या होता है? तो निडर का तत्सम जो है वो निर्भय होता है, निर्भय। चलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। मोहन क्या है? एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? किसके बारे में बात की जा रही है? मोहन, मोहन के बारे में। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन होगा? मोहन ही होंगे। चलिए नेक्स्ट है, तेजाब में कौन सी संज्ञा है? तेजाब, तेजाब सोचने के बाद क्या लगता है कि ये लिक्विड फॉर्म में होगा, लिक्विड होगा तो क्या हुआ? द्रव्यवाचक संज्ञा। तेजाब कैसे आता है? ये कोई बोतल है, इस बोतल में देखेंगे आप लिक्विड के रूप में रहता है, तो क्या है? द्रव्यवाचक। दूध अगर कोई बोलता तब भी द्रव्यवाचक, पानी बोला जाता तब भी द्रव्यवाचक। नेक्स्ट है, श्रोता के किस, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? देखिए ये प्रश्न जो है ना बहुत अच्छा बनाया गया है। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम यह किसके लिए आता है? तो उत्तम पुरुषवाचक जो है लेखक के लिए आता है, लेखक, लेखक या जिसे वक्ता कहते हैं, वक्ता के लिए। मध्यम पुरुषवाचक जो है यह पाठक और श्रोता के लिए आता है, पाठक और श्रोता। चलिए नेक्स्ट है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। बाकी जो अन्य लोग आते हैं, अन्य लोग वो इसमें आते हैं। तो सही जवाब जो बनेगा श्रोता के लिए किस में है? देखिए श्रोता किस में आया? मध्यम पुरुषवाचक। चलिए नेक्स्ट है, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। इसमें काला शब्द विशेषण है। कौन सा विशेषण है? तो इसमें जो है वो क्या है? विधेय विशेषण है, विधेय विशेषण। अच्छा इसमें विधेय विशेषण हुआ क्यों? तो देखिए विधेय विशेषण की जो खासियत होती है
वो विशेषण जो है वो विशेष्य के बाद प्रयुक्त होता है। विशेषण जो है वो विशेष्य के बाद, देखिए इसमें घोड़ा क्या है, यह विशेष्य है, और काला जो है यह विशेषण है। और देखेंगे विशेष्य के बाद विशेषण आ रहा है, इसलिए विधेय विशेषण हुआ। ठीक है, चलिए। सीमांत पकौड़े खा रहा है। सीमांत क्या कर रहा है, पकौड़े खा रहा है। रेखांकित वाक्य में क्रिया का भेद बताइए। तो क्रिया कौन सा भेद में है, तो क्रिया जो है वो सकर्मक है, क्योंकि पकौड़े को खाया जा रहा है, उस समय कार्य चल रहा है, तो सकर्मक क्रिया होगी। नेक्स्ट है भला मैं क्या कर सकता हूँ। वाक्य में भला क्या है, भला मैं क्या कर सकता हूँ। भला इसमें क्या है, तो भला इसमें अव्यय है। अव्यय का मतलब ये हुआ कि उसके रहने न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो शब्दों की संरचना बनाने के लिए प्रयोग हो रहा है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अव्यय है। अव्यय इसमें से कौन है। अव्यय में अभी हम लोगों ने ऊपर देखा, अव्यय का अर्थ क्या होता है कि मतलब वो संरचना बनाने के लिए प्रयोग होता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते। ये हम समझाने के लिए बता रहे हैं, बाकी और डिफिनीशन में देखेंगे तो बहुत कुछ इसमें मिलेगा। तो इसमें कौन ऐसा है जिसका प्रयोग जो है होता तो है लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, तो वो है और देखिए, और का कोई खुद का मीनिंग नहीं होता, बस वो ज्वाइन करने के लिए है और। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची है। अरण्य, अरण्य का अर्थ क्या होता है। अरण्य जो है यह किसको कहते हैं, तो जंगल को, जंगल को अरण्य कहा जाता है। अब आप समझिए, जंगल, अरण्य, विपिन, कानन और कांतार, ये सब एक ही हुए। तो हम लोगों का जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा सुरभोग। सुरभोग आंसर हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी है, सुरभोग। सुरभोग किसका पर्यायवाची है, ये अमृत का, अमृत को सुरभोग कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है। गणेश का पर्यायवाची इसमें से कौन सा एक नहीं है। देखिए विनायक, एकदंत, कौन कौन सा, विनायक, एकदंत, लंबोदर, ये सब गणेश के पर्यायवाची हैं। तो इसमें जो नहीं है वो है धनत। धनत किसका है, धनत कुबेर का है। कुबेर का पर्यायवाची है धनत, धन के देवता कुबेर। अमृत का विलोम है। अमृत का विलोम, विलोम पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आप तुरंत पर्यायवाची भी एक रहेगा। अमृत का विलोम क्या होगा, विष, विष होगा। अच्छा यहाँ पे देखिए एक शब्द और दिया है, अमीय। अमीय जो है, अमीय का विलोम क्या होता है, हलाहल। हलाहल जो है अमीय का विलोम होता है। नेक्स्ट है तिमिर शब्द का विलोम है। तिमिर, तिमिर का विलोम क्या होगा, तिमिर का विलोम होता है आलोक। आलोक या फिर प्रकाश, दोनों होता है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है जो चाहो करो। जो चाहो करो बस हमें तंग ना करो। वाक्य के बीच में रिक्त स्थान में कौन सा विराम चिन्ह आएगा। विराम चिन्ह कौन सा आएगा, तो इसमें देखिए अल्प विराम आएगा। अल्प विराम, यही होता है अल्प विराम का सिंबल। प्रिंटिंग के लिए तो ऐसे प्रयोग होता है, लेकिन जबकि हम लोग लिखने के लिए सिर्फ कामा लगा देते हैं, अल्प विराम। चलिए, भारत में निर्धनता उन्मूलन कार्य जो है गति से नहीं हो रहा। भारत में निर्धनता उन्मूलन कार्य गति से नहीं हो रहा, तो कौन सी गति से, प्रशंसनीय, प्रशंसनीय गति से नहीं हो रहा। नेक्स्ट है जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, उसके लिए एक वाक्य क्या होगा। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके तो उसे क्या कहते हैं, अभेद्य। अभेद्य बोलेंगे। अच्छा देखिए यहाँ पे जो है एक शब्द दिया गया है दुर्भेद्य। कौन सा, दुर्भेद्य। दुर्भेद्य किसका मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ जो कठिनाई से, कैसे, कठिनाई से भेदा जा सके, भेदा जा सके। चलिए नेक्स्ट है जिसमें जानने की इच्छा हो तो उसे क्या कहेंगे, जिज्ञासु। जिज्ञासु। नेक्स्ट है आग में घी डालना। मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। आग में घी डालना अर्थात क्या, हवन करना, नहीं, गलत है। देवता को प्रसन्न करना, ये भी गलत है। क्रोध को और अधिक उत्तेजित करना, हाँ सही है। क्रोध को और अधिक उत्तेजित करना, क्रोध से आग बबूला होना, ये नहीं होगा। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी बनेगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं, तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या है। तू डाल डाल मैं पात पात, तो इसका अर्थ हुआ चालाकी का जवाब जो है वो चालाकी से देना, इसे ही कहते हैं तू डाल डाल मैं पात पात। नेक्स्ट है अंधी पीसे कुत्ता खाए। लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, अंधी पीसे कुत्ता खाए, तो इसका अर्थ क्या होगा,
अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन, अंधी पीछे कुत्ता खाए, अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन जो होता है उसे कहा जाता है। नेक्स्ट है यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। यह कौन सा वाक्य है? यद्यपि मोहन धनी है तथापि वह बहुत दुखी है। देखिए, जिस वाक्य के बीच में की आए, तथापि आए और जो है क्योंकि आए, ऐसे वाक्यों को क्या बोलते हैं? मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य बोले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या लगा है? तथापि। चलिए नेक्स्ट है आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है। संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताएं। वाक्य भेद क्या होगा? क्या लगा है? कि, तो क्या होगा? मिश्र वाक्य। चलिए नेक्स्ट है जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो। शुद्ध वाक्य इसका क्या है? देखिए, पहला शब्द है जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो। आप खा लो गलत होगा। जो मिठाई पसंद हो तुम खा लो। तुम गलत होगा। जो मिठाइयाँ पसंद हो तुम खा लो, यह भी गलत होगा। जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खाइए, ये सही है। आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है? आम खाया जाता है। आम को क्या किया जाता है? खाया जाता है। इसमें क्या हुआ? कर्म का जो है वो प्रधान है, कर्मवाच्य। क्या होगा? कर्मवाच्य। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है ने किस कारक का चिन्ह है? ने किसका चिन्ह है? कर्ता ने। पढ़ते पढ़ते बड़े हो गए हैं। कर्ता ने। चलिए नेक्स्ट है छत से ईंट गिरी, वाक्य में कौन सा संबंध है? छत से ईंट गिरी। छत से ईंट क्या हो रही है? अलग। अलग हो रही। अलग होने का मतलब क्या हुआ? अलग होने का मतलब हुआ अपादान कारक। अपादान कारक पहले वाले टेस्ट में भी हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द जो है वो पत्र है, पत्र। बाकी रचना, प्रार्थना और आज्ञा जो है ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट है जिस भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उसका लिंग क्या होगा? हट जिसमें लगा है। देखिए, अंत में चाहे हट लगे या तो चाहे ट लगे, उससे क्या होगा? स्त्रीलिंग वाक्य बनेगा। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। सजावट, सजावट। चिकनाहट, चिकनाहट। झंझट और आहट। चलिए नेक्स्ट है अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। निम्नलिखित में से वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? कौन सा काल प्रयुक्त हुआ है? तो देखिए, सुगंध से थकावट दूर हो गई, हो चुकी है पूरी तरह से, तो ये पूर्ण भूतकाल होगा। क्या होगा? पूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट है मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? मीठा। मीठा, तीखा, लंबा, छोटा, बड़ा, ऊंचा और जो है इस रंग का, काले रंग का, पीले रंग का, ये सब जो है गुणवाचक में आते हैं। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। प्रागैतिहासिक कैसे लिखा जाएगा? बताइए आप लोग। प्रागैतिहासिक। देखिए, प्रागैतिहासिक होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बनेगा। चलिए नेक्स्ट है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल कौन कौन सा है? कौन सा काल जो है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल कहा जाता है? किसे? तो ये है 500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक। चलिए नेक्स्ट है इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया था? किसके लिए? अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी। पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो यह प्रयोग जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद। तो देखिए, पृष्ठांकन का जो अंग्रेजी अनुवाद होता है वो होता है इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट। अच्छा, यहाँ पे देखिए लिखा गया है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब क्या होगा? संशोधन। संशोधन को अमेंडमेंट कहा जाता है। और उसके बाद स्पेसिमेन। स्पेसिमेन जो है ये क्या है? प्रतिरूप। प्रतिरूप। और वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का मतलब होता है सत्यापन। चलिए नेक्स्ट है एजेंडा इज सेंट हेयर विथ का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? एजेंडा इज सेंट हेयर विथ। तो इसका जो अनुवाद होगा, हिंदी अनुवाद, वो होगा कार्यसूची साथ भेजी जा रही है। कार्यसूची जो है वो साथ भेजी जा रही है। चलिए इस प्रकार साथियों हम लोगों का 50 प्रश्नों का ये श्रृंखला समाप्त हुआ। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और इसके साथ ही आपके कितने सही हुए ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार, नमस्कार।